अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को अच्छे से एनालाइज करोगे, बैकग्राउंड को समझोगे, आर्टिकल में दिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे तो आर्टिकल ना सिर्फ बहुत ही ईजी हो जाएगा बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी डू इन आवर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशंस। हम हर एक आर्टिकल को अच्छे से कवर करते हैं, आर्टिकल की समरी पढ़ते हैं, इसके अलावा आर्टिकल कैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताते हैं। सो यहाँ पर वी विल बी कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इन शॉर्ट, क्रिस्प एंड एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मेट। एंड इसीलिए अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस से डरते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। आज के बाद न्यूज़पेपर एनालिसिस ना सिर्फ बहुत इजी लगेगा बट हर दिन सेशंस का वेट करोगे बिकॉज एनालिसिस से आपको प्यार होने वाला है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का एनालिसिस शुरू करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे 11 अगस्त के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ विच इज फ्रॉम द हिंदू एंड आर्टिकल रिलेटेड है टू कोलंबिया। आर्टिकल में इट इज मेंशन दैट कोलंबिया में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से अभी तक 100 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। ऑल्सो आर्टिकल में बताया है दैट इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था 7.4। अब यहाँ पर हो सकता है आपको ना पता हो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो ये भी समझ लो। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड आपको बताता है दैट अर्थक्वेक में कितनी एनर्जी थी, कितनी एनर्जी एक अर्थक्वेक के दौरान रिलीज हुई वो हमें पता चलता है बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन एक पर्टिकुलर अर्थक्वेक की वजह से होगा। 7.4 मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होता है एंड इसीलिए इस अर्थक्वेक ने ना सिर्फ डैमेज किया बल्कि बहुत सारे लोगों की लाइफ भी चली गई। ठीक है, तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है वो हम समझ गए। नेक्स्ट आर्टिकल में इट इज मेंशन दैट इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर कोलंबिया के कैपिटल विच इज बोगोटा से 400 किलोमीटर वेस्ट में था। अब यहाँ पे हमें दो नई चीजें पता चली। नंबर 1, कोलंबिया का कैपिटल है बोगोटा। दूसरा, अर्थक्वेक के एपिसेंटर की बात हो रही है। एपिसेंटर क्या होता है तो वो भी समझ लो। सबसे पहले जब अर्थ के अंदर कहीं पर एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी मूव करती है वेव्स की तरह एंड जब ये वेव्स जाकर सरफेस से टकराती हैं और एनर्जी को रिलीज करती हैं तो आता है हमारा अर्थक्वेक। अब जहाँ पर ये एनर्जी रिलीज होना शुरू हुई अर्थ के सरफेस के अंदर, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। एंड फोकस के सीधे ऊपर अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट आता है उसे कहते हैं एपिसेंटर। तो एपिसेंटर क्या है? अर्थ के सरफेस के ऊपर पॉइंट होगा जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होगा। ठीक है, तो एपिसेंटर भी समझ लिया। नेक्स्ट आर्टिकल में एक और फैक्ट दिया है, द ट्रेमर्स वर फेल्ट इन नेबरिंग इक्वेडोर एंड पनामा। मतलब यहाँ पर बताया है दैट अर्थक्वेक के जो वाइब्रेशंस थे वो कोलंबिया के नेबरिंग नेशन इक्वेडोर एंड पनामा में भी फील हुए। तो यहाँ से एक और चीज आपको पता चली दैट कोलंबिया के दो नेबरिंग नेशंस तो है ही, इक्वेडोर एंड पनामा, बट इसके अलावा और कौन से नेशन है जो कोलंबिया के नेबर है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से विद द हेल्प ऑफ नोट्स। साथ में अर्थक्वेक को भी बहुत डिटेल में कवर करेंगे बट उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है रेलेवेंस का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह ये पर्टिकुलर आर्टिकल यूपीएससी के पेपर्स एंड सब्जेक्ट से रिलेटेड है। नाउ सी, समरी इस आर्टिकल की ऑलरेडी हम समझ चुके हैं तो वापस से हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे शुरू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, विच इज व्हाट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है? तो देखो, अर्थक्वेक एक सडन शेकिंग या अर्थ के सरफेस का वाइब्रेशन होता है। एंड अर्थ का सरफेस वाइब्रेट या शेक क्यों करता है? तो इसके पीछे रीजन होता है एनर्जी का रिलीज होना जो अर्थ के सरफेस के अंदर जनरेट हुई। सरफेस के अंदर एनर्जी जनरेट होगी ये एनर्जी वेव्स क्रिएट करेगी, ये वेव्स जाकर अर्थ के सरफेस को हिट करेंगी एंड उसके बाद वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो आपको देखने को मिलेगी अर्थ की शेकिंग या फिर वाइब्रेशन जिसे कहा जाता है अर्थक्वेक। ऑल्सो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स। तो जब एनर्जी मूव करेगी वेव्स की फॉर्म में तो इसे हम कहते हैं सीस्मिक वेव। मूविंग ऑन, नेक्स्ट अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हैं जैसे कि फोकस, एपिसेंटर एंड सीस्मिक वेव। सीस्मिक वेव हमने पढ़ लिया, जो एनर्जी रिलीज होती है वो वेव्स की तरह मूव करती है एंड इसी को हम सीस्मिक वेव बोलते हैं। अगर हम बात करें फोकस की तो ये अर्थ के अंदर वाला पॉइंट है जहां पे एनर्जी रिलीज होना शुरू हुई थी। ठीक है, तो अर्थ के अंदर जो पॉइंट है उसे कहते हैं फोकस। फोकस के बिल्कुल ऊपर अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट है उसे कहा जाता है एपिसेंटर। एंड क्योंकि एपिसेंटर सरफेस के ऊपर है जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बिल्डिंग्स है, घर है, ऑफिसेज है, तो सबसे ज्यादा डैमेज एपिसेंटर वाले पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंटर भी आपको याद रखना है। फोकस अर्थ के सरफेस के अंदर, फोकस के बिल्कुल ऊपर सरफेस पर होता है एपिसेंटर एंड ये वो पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा डैमेज होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किस वजह से होता है? तो एक रीजन तो हमने डिस्कस कर लिया विच इज रिलीज ऑफ एनर्जी, बट कई बार दूसरे रीजन भी होते हैं जिसमें से एक रीजन है वोल्केनो। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। एंड तीसरा रीजन है ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज, यानी
वो कॉजेज विच आर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर माइनिंग हुई, कहीं पर बहुत ज़्यादा डीप ड्रिल की गई बाय ह्यूमंस, तो ऐसे में भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। बट ये अर्थक्वेक ह्यूमन की एक्टिविटीज से शुरू हुए कॉजेज की वजह से आए हैं, तो इन्हें कहा जाता है ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग रीजंस किन वजह से अर्थक्वेक आते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव। सीस्मिक वेव 3 तरह की हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस। प्राइमरी वेव्स को पी वेव्स भी बोलते हैं एंड ये सारी वेव्स में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही मीडियम से पी वेव पास हो जाती हैं, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती हैं। सीस्मोग्राफ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट जो सीस्मिक वेव्स को मेजर करता है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके पास सबसे पहले कौन सी वेव्स पहुंचेंगी? जो सबसे तेज होंगी, सबसे फास्ट होंगी। एंड अभी मैंने आपको बताया पी वेव सबसे फास्ट होती हैं, तो सीस्मोग्राफ पे सबसे पहले यही रिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद आती हैं सेकेंडरी वेव्स, जिन्हें एस वेव्स कहा जाता है एंड ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू पास होंगी। तो याद रखना एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड, तो सेकेंडरी वेव सिर्फ आपकी सॉलिड से पास होंगी एंड ये पी वेव से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। इसके बाद वी हैव सरफेस वेव। अब जैसा नाम बताता है ये वेव सिर्फ और सिर्फ सरफेस के अलोंग ट्रेवल करेंगी एंड ये डैमेज सबसे ज्यादा क्रिएट करेंगी, बिकॉज सरफेस पर ही वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वी हैव ऑब्जेक्ट्स जो डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डैमेज सरफेस वेव क्रिएट करती हैं, सबसे तेज प्राइमरी वेव होती हैं एंड सॉलिड से सिर्फ पास होती हैं सेकेंडरी वेव। नेक्स्ट इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो वो इंस्ट्रूमेंट जो सीस्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है उसे कहते हैं सीस्मोग्राफ। दूसरा, अर्थक्वेक के हम 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड आपको बताती है अर्थक्वेक ने कितनी एनर्जी रिलीज की एंड इंटेंसिटी हमें बताती है दैट अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट था, जो इफेक्ट था या जो डैमेज है वो कितना है। तो ये 2 अलग अलग मेथड्स है टू मेजर अर्थक्वेक। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे अपने इंडिया की, तो इंडिया में हमें 4 अर्थक्वेक जोन्स देखने को मिलते हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। जोन 5 होता है सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वाला जोन, जिसमें आते हैं हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड इसके साथ गुजरात वाला कच्छ रीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है दैट इंडिया अर्थक्वेक प्रोन क्यों है। तो देखो, इंडिया की जो इंडियन प्लेट है वो कंटिन्यूअसली यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड कर रही है। अब जब ये 2 प्लेट्स आपस में कोलाइड करेंगी तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, मूवमेंट होगा, एक्टिव रीजन बनेगा, बिकॉज ऑफ विच बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हमें इस पर्टिकुलर बेल्ट वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट आ गई या फिर हिमालयन रीजन आ गए। ठीक है, तो इंडिया में अर्थक्वेक क्यों आते हैं वो भी समझ लिया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थक्वेक का इम्पैक्ट क्या होता है। तो अगर हम अर्थक्वेक का इम्पैक्ट ह्यूमंस के ऊपर देखें तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चोटें आती हैं, साथ में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अपना जो एरिया है जहां वो रहते थे उसे छोड़कर भी जाना पड़ेगा। तो ये हो गए अर्थक्वेक के इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, लोगों की जो जॉब है वो चली जाती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें भी खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, डिसरप्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट एनवायरनमेंट की बात करें तो देखो, लैंडस्लाइड हो सकती हैं, फॉरेस्ट एरिया जो है वो डैमेज हो सकते हैं, कहीं पर एनिमल्स रह रहे हैं तो वो जगह भी खराब हो सकती है। तो एनवायरनमेंट के ऊपर भी हमें डैमेज देखने को मिलता है अर्थक्वेक का। मूविंग ऑन विद दिस, हमारा पहला जो पार्ट था अर्थक्वेक वो हमने कवर कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कोलंबिया के बारे में। कोलंबिया एक कंट्री है जो साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। एक बार मैप के थ्रू समझो, दिस इज कोलंबिया, कैपिटल है बोगोटा एंड अगर आप देखोगे तो इसकी जो कोस्टल लाइन है वो शेयर होती है विद कैरिबियन सी एंड पैसिफिक ओशियन, जिसकी वजह से कोलंबिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूनिक प्लेस बन जाता है। ये एक ऐसा देश है जिसकी कोस्टल लाइन 2 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज के साथ शेयर हो रही है, तो स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेबर्स की बात करें तो वेनेजुला, ब्राजील, बोलाविया, पेरू एंड पनामा, ये हो गए आपके कुछ नेबरिंग नेशंस ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो कोलंबिया कहाँ पर है वो हमने देख लिया, नेबरिंग नेशंस डिस्कस कर लिए, कैपिटल देख लिया, बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पर गिवन है तो इनको आप एक बार जरूर पढ़ लेना। मूविंग ऑन नेक्स्ट, एक बार जल्दी से नेबरिंग नेशन रिवाइज कर लो। सबसे पहले हमने देखा पनामा विच इज इन नॉर्थ वेस्ट, वेनेजुला जो ईस्ट में है, ब्राजील साउथ ईस्ट में है, वहां पर शायद मैंने बोलाविया बोल दिया था तो उसे ठीक कर लेना। देन वी हैव पेरू विच इज इन साउथ एंड इक्वाडोर विच इज इन साउथ वेस्ट। तो ये हो गए आपके नेबरिंग नेशंस ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कोलंबिया इज द ओनली नेशन इन साउथ अमेरिका जिसकी कोस्टल लाइन 2 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज के साथ शेयर होती है, तो ये स्ट्रेटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर एंडिस माउंटेन है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अमेजॉन बेसिन। साथ में यहाँ पर आपको लैनोस जो कि एक्सटेंसिव ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे एंड यस पेरोमा इकोसिस्टम भी यहाँ पर है। पेरोमा इकोसिस्टम क्या है, तो ये यूनिक इकोसिस्टम है, बहुत ही डिस्टिंक्टिव, जो हाई एल्टीट्यूड
इकोसिस्टम है, यानी जो बहुत ज़्यादा हाइट पर आपको एक इकोसिस्टम देखने को मिलता है, उसमें से एक इकोसिस्टम होता है परामा इकोसिस्टम। यहाँ पे अगर आप प्लांट्स देखोगे तो थॉर्नी प्लांट्स होंगे, कांटे वाले होंगे। ऑल्सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वाटर रेगुलेशंस में मदद करता है। दे कैप्चर एंड स्टोर वाटर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है परामो इकोसिस्टम का। एंड दीज आर प्रेजेंट इन कोलंबिया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर वी हैव अ रिवर विच इज मगदालेना रिवर। तो ये जो पूरा ही हमारा नेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, साथ में बायोडाइवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा रिच है बिकॉज माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ग्रासलैंड है, तो हर तरह के बहुत ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो मेजर सेक्टर एग्रीकल्चर, कॉफ़ी, ऑयल, गैस, कोल, गोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा है। एंड कोलंबिया की जो कॉफ़ी है वो इंटरनेशनली फेमस है फॉर अरेबिका कॉफ़ी, तो ये पॉइंटर भी याद रखना। इसके साथ पहला आर्टिकल खत्म होता है। आर्टिकल के बाद आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने ऐड किया है रिलेटेड टू अर्थक्वेक। 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, चारों ही स्टेटमेंट्स में से विच आर द स्टेटमेंट्स जो करेक्ट है वो आपको बताना है। तो क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से शांति से पढ़ोगे एंड सही आंसर मुझे कमेंट्स में बताओगे। 2-3 मिनट लग सकते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ में आप किस तरह क्वेश्चन को टैकल करोगे वो भी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर से अटेम्प्ट करना। एंड हमारे पहले आर्टिकल से रिलेटेड ही एक मेंस क्वेश्चन भी मैंने आज ऐड किया है, तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अपने आप आंसर लिखना एंड अपने आंसर को आप मैच कर सकते हो विद द सैंपल आंसर जो इस पीडीएफ में हमने दिया हुआ है। क्वेश्चन अर्थक्वेक से ही रिलेटेड है जिसे बहुत डिटेल में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ मूविंग ऑन, एक बार मैं आपको जल्दी से इन नोट्स के बारे में भी बता देती हूँ दैट इफ यू वांट टू गेट दीज नोट्स ऑन डेली बेसिस इन पीडीएफ फॉर्मेट, जिसका यूज हम इस वीडियो में कर रहे हैं, तो उसके लिए यू कैन ज्वाइन आवर पेड ग्रुप। ज्वाइनिंग फी है ओनली 599 फॉर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको डीएम करना है न्यूज़ पीडीएफ एंड आगे की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने डायरेक्ट लिंक दिया है जिसके थ्रू सीधे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर डीएम कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना बिकॉज ना सिर्फ प्रिपरेशन ईजी होगी बट अलग से न्यूज़पेपर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सारा कुछ आपका मैं यहीं कवर करवा दूंगी, इजीली एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ सो दैट हर चीज़ आप अच्छे से समझ पाओ एंड उसे याद भी रख पाओ। ठीक है, तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना अगर आने वाले सालों में अटेम्प्ट देने वाले हो। मूविंग ऑन नाउ, इसके बाद वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू इंडियन वल्चर। आर्टिकल में आपको एक इमेज दी गई है जिसमें एक 6 मंथ ओल्ड वल्चर को दिखाया गया है कि किस तरह बहुत लंबे समय तक इसे रखने के बाद, इसकी केयर करने के बाद फाइनली इसे रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल में बस इतना बताया है बट यस वल्चर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन वल्चर का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज जिप्स इंडिकस एंड ये वल्चर बिलोंग करती हैं टू ग्रुप ओल्ड वर्ल्ड वल्चर। इंडियन वल्चर्स की बात करें तो ये प्राइमरीली स्कैवेंजिंग बर्ड्स हैं, यानी जो एनिमल्स की डेड बॉडी होती है उसको कंज्यूम करती हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन वल्चर्स की दी गई हैं। याद रखना IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक, तो IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंड कुछ समय पहले एकदम रैपिडली इनकी जो पॉपुलेशन है, इनका जो नंबर है वो अचानक से डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन क्यों हुआ, तो उसके पीछे मेजर रीजन था डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक एक ड्रग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो लाइफ स्टॉक को दिया जाता है। अब जब लोगों ने अपने लाइफ स्टॉक को ये ड्रग दिया एंड उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो डेथ के बाद डेड बॉडी को इन स्कैवेंजर्स यानी कि वल्चर्स ने कंज्यूम किया, जिसकी वजह से जो ड्रग है वो उनकी बॉडी में चला गया, उनकी किडनी खराब हो गई एंड वल्चर्स की बहुत बड़े नंबर पर डेथ हुई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस ड्रग को बैन भी कर दिया था। तो जो मेजर रीजन था जिसकी वजह से रैपिडली वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी दैट वाज दिस पर्टिकुलर ड्रग। टॉकिंग अबाउट वल्चर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी को ये लोग कंज्यूम करते हैं, एज अ रिजल्ट जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। नॉर्मल जो नेचुरल डीकम्पोज होंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी डिसीजेस भी फैल सकती हैं। तो वल्चर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वर्ल्ड में। नेक्स्ट, वल्चर सेफ जोन भी एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा एरिया जो वल्चर्स के लिए सेफ है, वल्चर्स का कोई भी थ्रेट उस एरिया में प्रेजेंट नहीं है, उसे कहा जाता है वल्चर सेफ जोन। मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें अगर ड्रग्स यूज भी हो रहे हैं तो ऐसे ड्रग्स हैं जो वल्चर्स को नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा वल्चर की पॉपुलेशन को मॉनिटर किया जा रहा है, उनकी पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए वर्क किया जा रहा है। इस तरह के एरिया को कहते हैं वल्चर सेफ जोन। नेक्स्ट, अगर हम आगे चलें तो आर्टिकल में कुछ और भी थ्रेट्स दिए हैं जो वल्चर्स प्रेजेंट में फेस कर रहे हैं। एक तो हमारा मेजर ड्रग था ही विच वॉज डाइक्लोफेनेक। इसके अलावा और भी दूसरे ड्रग्स हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं फॉर वल्चर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, कई बार जो हमारी केबल्स होती हैं, जो हमारे तार होते हैं जिसमें करंट जा रहा होता है, वल्चर्स उनसे टकरा जाते हैं एंड शॉक की वजह से डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, विद टाइम इनका जो हैबिटेट है खत्म होता जा रहा है, फूड उतना अवेलेबल नहीं है। सो दीज आर सर्टेन अदर रीजंस जो प्रेजेंट में थ्रेट है फॉर वल्चर पॉपुलेशन। व्हाट कैन बी डन, तो यहाँ पर कुछ वे फॉरवर्ड भी लिस्टेड हैं जिसमें नंबर 1 है वल्चर सेफ जोन और ज़्यादा क्रिएट करें। दूसरा है जो वेटरनरी ड्रग्स हैं जिनको यूजुअली लाइफ स्टॉक के ऊपर यूज़ किया जाता है
उनको भी चेक करें कि कहीं वो वल्चर्स के लिए हार्मफुल तो नहीं है। नेक्स्ट, सेफ ऑल्टरनेटिव ऑफ ड्रग्स को प्रमोट करें। साथ में कैप्टिव ब्रीडिंग भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब वल्चर्स को एक कैप्टिव एरिया में रखें, वहाँ पर उनको ब्रीड करवाएं एंड जब जो ऑफस्प्रिंग है वो बड़े हो जाएं, केपेबल हो जाए, तो फिर वापस से हम उन्हें रिलीज कर दें। ये हो गई कैप्टिव ब्रीडिंग। इससे जो सर्वाइवल के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट है, यानी एक बार अगर रिलीज कर दिया तो उसके बाद भी मॉनिटर करें सो दैट हम उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट एंड उनकी केयर कर पाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का आर्टिकल नंबर 2। इसके बाद वी हैव आर्टिकल नंबर 3 विच इज रिलेटेड टू एशियाटिक लायन। अब आर्टिकल में बताया है दैट 2025 में एशियाटिक लायन की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। ऑल्सो याद रखना, एशियाटिक लायन वर्ल्ड में अभी प्रेजेंट में नेचुरली सिर्फ एक जगह मिलते हैं विच इज द गिर रीजन, जो इंडिया में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, और कहीं एशियाटिक लायन नेचुरली आपको अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलेंगे। आर्टिकल में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी मेंशन्ड है, जिसे 2020 में हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एशियाटिक लायन। इस प्रोजेक्ट का पर्पस था लायंस का जो हैबिटेट है उसे और इनहेंस करें, डिसीज को मॉनिटर करें, साथ में किस तरह साइंटिफिकली पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर वर्क किया जाना था। सो दिस वाज द रीजन प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च। अब इसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे थ्रू नोट्स। तो सबसे पहले एशियाटिक लायन का साइंटिफिक नेम याद रखना विच इज पैंथेरा लियो पर्सिका। नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहले एशिया में बहुत सारी जगह ये लायंस देखने को मिलते थे, बट अब नेचुरली सिर्फ और सिर्फ इंडिया के गिर रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है एंड हमारी गवर्नमेंट ने 2020 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी विच इज प्रोजेक्ट लायन टू प्रिजर्व एंड कंजर्व एशियाटिक लायन। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोजेक्ट लायन का जो एक मेजर चैलेंज था वो भी मेंशन है विच इज लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन या लिमिटेड जोग्राफिकल प्रेजेंस ऑफ एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के गिर रीजन में प्रेजेंट है एंड यहाँ से एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है। सपोज कभी कोई डिसीज का आउटब्रेक हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो ऐसे में जो पूरी पॉपुलेशन है एशियाटिक लायन की उसको हम खो देंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट विद टाइम इन एनिमल्स को अलग अलग जगह शिफ्ट किया जा सके सो दैट इन केस अगर कोई कैलामिटी हुई तो भी इनकी पॉपुलेशन को हम कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो जो एक मेजर चैलेंज था प्रोजेक्ट लायन के अंदर वो यही था कि कैसे लायन को हम इंडिया के अलग अलग लोकेशंस में पहुंचा सके। ठीक है, चलो आगे चलें। इसके बाद कुछ की कंजर्वेशन मेजर्स दिए हैं जो ऑलरेडी कई बार हम पढ़ चुके हैं, बट अगर आप चाहो तो एक बार यू कैन क्विकली गो थ्रू। एंड नाउ वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच इज डिफरेंस बिटवीन एशियाटिक लायन एंड अफ्रीकन लायन। तो देखो, एशियाटिक लायन नेचुरली इंडिया में मिलते हैं, इंडिया के भी गिर रीजन में। साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो पर्सिका, एंडेंजर्ड है एंड याद रखना इनकी जो बेली होती है उसके नीचे आपको फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वी हैव द इमेज। तो ये जो फोल्ड्स है ना, इस तरह के फोल्ड्स आपको सिर्फ और सिर्फ एशियाटिक लायन में देखने को मिलते हैं, अफ्रीकन लायन में नहीं। तो ये वाला पॉइंटर भी आप लोग याद रखना। अफ्रीकन लायन अफ्रीका के अलग अलग पार्ट्स में मिलते हैं, ज़्यादा बड़ा इनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अफ्रीकन लायंस का। ठीक है, एंड जो एशियन लायन है वो तो अब बस नेचुरली इंडिया के गिर रीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट, कुछ वे फॉरवर्ड भी आर्टिकल में मेंशन है, जैसे कि जो हैबिटेट है एशियन लायंस का उसको हम और ज़्यादा बढ़ाएं सो दैट इनको ईजिली प्रोटेक्ट एंड कंजर्व किया जा सके। दूसरा, डिसीज सर्विलांस को और स्ट्रॉन्ग करें। नेक्स्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बार जब कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन ह्यूमंस एंड दीज एनिमल्स तो एनिमल्स को मार दिया जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट को जितना कम करेंगे उतना बेटर रहेगा इनके सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट, हम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बना सकते हैं एंड साइंटिफिकली इनका मूवमेंट भी ट्रैक कर सकते हैं, जिससे और बेटर वे में हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंड इनको किस तरह प्रिजर्व करना है वो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलें। इसके बाद भी हैव एन आर्टिकल रिलेटेड टू ऑयल इम्पोर्ट। आर्टिकल में बताया है दैट जून के महीने में इंडिया ने रशिया से अभी तक का सबसे ज्यादा ऑयल इम्पोर्ट किया है विच इज 48%। एक चार्ट भी आपको दिया गया है एंड दिस चार्ट इज फ्रॉम Feb 21 टू जून 2026 एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट इम्पोर्ट रहा है जून 2026 मंथ में। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो बीच में इंडिया ने रशिया से अपने इंपोर्ट को रिड्यूस किया था, लेकिन जब रिसेंटली ईरान, US एंड इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वापस से इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि क्रूड ऑयल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इंडिया में रिफाइन किया जाता है, फिर LPG बनती है, पेट्रोल बनती है, अलग अलग फ्यूल बनते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया रीजन बिकॉज ऑफ विच इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है एंड जून में सबसे ज्यादा किया। बट आर्टिकल में ये भी बताया है दैट अभी प्रेजेंट में US एक नया लॉ कंसिडर कर रहा है, मतलब इस लॉ के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। लॉ क्या है दैट वो नेशन जो रशिया से ऑयल या गैस इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर अप टू 100% टैरिफ लगाया जाए। अब ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा टैरिफ चाइना और इंडिया पर ही लगेगा, क्योंकि यही दो देश हैं जो रशिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, ऑल्सो एक तो मेजर रीजन हो गया अभी जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से इंडिया ने वापस से रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। दूसरा, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगते हैं इसके एक्सपोर्ट रिलेटेड, इसके अलावा नेशंस के ऊपर भी टैरिफ लगता है जो रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में रशिया क्या करता है, प्राइस कंपैरेटिवली ग्लोबल मार्केट से कम रखता है। तो जब इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेगा तो जो इंपोर्ट बिल है वो कम बनेगा, जो इंडिया के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन बिकॉज ऑफ विच इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, इंडिया में जो
रिफाइनरीज हैं वो अलग अलग ग्रेड का क्रूड ऑयल आराम से रिफाइन कर लेती हैं, तो हम कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे चले तो यहाँ पर आप देखोगे दैट इंडिया के लिए क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है, इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, एलपीजी एंड बहुत सारे अलग अलग फ्यूल्स एंड इंपॉर्टेंट आइटम्स इंडिया डेवलप करता है। तो ऑब्वियसली इंपोर्ट्स तो हम बंद नहीं कर सकते। इंपोर्ट जरूरी क्यों है एंड क्यों रशिया से इतना ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, सब कुछ ही हमने यहाँ पर समझ लिया है। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट और है विच इज एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी क्या है, तो देखो जो भी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो, ऑयल हो, गैस हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी जो हमारे एनर्जी है ये सही अमाउंट में प्रेजेंट हो, हर कोई इन्हें इजीली परचेज कर पाए, हर जगह अवेलेबल हो, ये मेक श्योर करना गवर्नमेंट का पर्पस होता है, गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट का रोल होता है एंड इसी को कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो एंड असेसिबल हो, दिस इज व्हाट वी मीन बाय एनर्जी सिक्योरिटी। तो कहीं भी आता है तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब एनर्जी अवेलेबल है, कोई भी अगर चाहे तो परचेज कर सकता है, हर जगह आपको मिलेगी। अफोर्डेबल है मतलब प्राइस ऐसा है जो हर कोई ले पाए, ऐसा नहीं है कि प्राइस गोल्ड के बराबर है एंड बहुत ही कम लोग ले पाएंगे, ठीक है। तो अफोर्डेबल होना बहुत जरूरी है एनर्जी का, बिकॉज तभी लोग उसे यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट असेसिबल हो, मतलब अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो आप इजीली किसी भी पेट्रोल पंप को लोकेट करके वहां जा पाओ, ऐसा ना हो कि पेट्रोल के लिए आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, राइट। तो असेसिबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्टली रेजिलियंस, यानी कि अगर कोई भी वॉर होता है या कोई भी इशू आती है तो उन सब के रेजिलियंट हमारी जो एनर्जी है वो हमें मिलती रहे, उन सब के बावजूद एनर्जी की जो सप्लाई है वो ना रुके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये भी पार्ट है एनर्जी सिक्योरिटी का, ठीक है। तो एनर्जी सिक्योरिटी क्या है वो भी हम समझ चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन, इसके बाद वी हैव द लास्ट आर्टिकल फॉर द डे जो कि एक एडिटोरियल है एंड इट इज रिलेटेड टू इंग्लिश। एडिटोरियल में एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इंग्लिश को हम फॉरेन लैंग्वेज कंसिडर करें या इंडिजीनियस लैंग्वेज। अब यहाँ पर आप सोचोगे दैट अचानक से ये क्वेश्चन क्यों आ गया, तो इसके पीछे भी वी हैव अ रीजन। वी हैव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसके अंडर है 3 लैंग्वेज पॉलिसी विच स्टेट्स दैट जो स्टूडेंट है वो 3 लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं। अब ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं इसमें से 2 होंगी आपकी इंडियन लैंग्वेज और 1 लैंग्वेज होगी फॉरेन लैंग्वेज। अब यहाँ पर देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, अगर फॉरेन लैंग्वेज में आप इंग्लिश को भी फॉरेन लैंग्वेज कंसिडर करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए एंड ईजिली अपने सब्जेक्ट को कवर करने के लिए इंग्लिश को चूज करेंगे एज फॉरेन लैंग्वेज। बट प्रॉब्लम क्या है दैट इंग्लिश इंडिया में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एजुकेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, हर जगह इंग्लिश इज बीइंग यूज्ड। तो ऐसे में ऑलरेडी हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो मेजर पर्पस था इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी के पीछे बच्चों को एक नई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाना, वो एक तरह से हम अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन वहीं से उठा दैट इंग्लिश इंडिजीनियस है या फिर फॉरेन लैंग्वेज, एंड वही इस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी डिस्कस किया है। अगर आप इंग्लिश की बात करो तो ये आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है हमारे देश के अंदर, पढ़ाई में, जुडिशरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, यहाँ तक कि बिजनेस एंड कम्युनिकेशन में भी इंग्लिश का यूज होता है। अगर आप इंडिया के तो बहुत ही अलग स्टेट से हो तो भी आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश का ही यूज करोगे। तो एक तरह से अगर हम देखें तो इंग्लिश अब इंडिया में एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, ऑल्दो इंडिया में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने वाले ब्रिटिशर्स ही थे, लेकिन विद टाइम इंग्लिश हैज चेंज्ड, इंग्लिश में एडिशंस हुए हैं जो हम इंडिया में यूज करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन वही है, इंग्लिश इंडिजीनियस है या एक फॉरेन लैंग्वेज। टॉकिंग अबाउट इंडिजीनियस लैंग्वेज क्या है, तो एक ऐसी लैंग्वेज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ओरिजिनेट होती है, एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करती है, उसे कहा जाता है इंडिजीनियस लैंग्वेज। अब ऐसे में हम ये तो समझ सकते हैं दैट इंग्लिश इंडिजीनियस लैंग्वेज इस डेफिनेशन से तो नहीं हो सकती, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत इंडिया में तो नहीं हुई, इंग्लिश इंडिया में तो ओरिजिनेट नहीं हुई है। बट एक और कंसेप्ट यहाँ पर आता है विच इज लिंग्विस्टिक नेचुरलाइजेशन, मतलब विद टाइम एक लैंग्वेज जो इंडिया को बिलोंग नहीं करती थी, जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई थी, धीरे धीरे इंडिया में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है। इसमें नए अडेप्टेशंस किए गए हैं, नए चेंजेस किए गए हैं, न्यू वोकैब ऐड हुई है एंड विद टाइम इसको चेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिया। तो इसे कहते हैं लिंग्विस्टिक नेचुरलाइजेशन, जो ऑब्वियसली हमें इंग्लिश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि वी हैव आर्टिकल 343 जो डील करता है हमारे यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज से। इसमें इट इज मेंशन दैट इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, बट ये भी कहा गया है दैट ऑफिशियल वर्क्स के लिए आप इंग्लिश का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 345 जो स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर देता है दैट स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्टेट के नीड के अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बता सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश एंड लैंग्वेज को लेकर क्या अलग अलग प्रोविजन है। नेक्स्ट अगर हम 8th शेड्यूल की बात करें तो इसमें वी हैव 22 लैंग्वेजेस जो हैं हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, बट इनमें इंग्लिश नहीं आती। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक नई चीज़ हमने और भी सीखी, ऑफिशियल लैंग्वेज, शेड्यूल्ड लैंग्वेज एंड इंडिजीनियस लैंग्वेज, ये तीनों ही अलग कंसेप्ट है, ठीक। अब वापस से क्वेश्चन वही आता है दैट इंग्लिश क्या है, इंडिजीनियस या फॉरेन। तो हमें जो व्यूज़ हैं वो दोनों ही तरह के देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है दैट हमें इसे इंडिजीनियस कंसिडर करना चाहिए बिकॉज हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुकी है, जैसे वी हैव हिंदी। कुछ लोगों का कहना है दैट नहीं, क्योंकि ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई तो इसे आप इंडिजीनियस नहीं कहोगे। तो ओवरऑल अगर हम एक बैलेंस्ड व्यू की बात करें तो ऑल्दो इंग्लिश इंडिजीनियस लैंग्वेज नहीं है बाय ओरिजिन, बट येस धीरे धीरे विद टाइम इट हैज़ चेंज्ड एंड अब ये इंडिया के साथ डीपली कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये था आपका एडिटोरियल विच वॉज द लास्ट आर्टिकल फॉर द डे।
मेंस क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले आर्टिकल के साथ डिस्कस कर लिया. नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड फॉर टुडे मैं चाहती हूँ आप मुझे आंसर बताओ ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ड्रामेटिकली अचानक से इंडिया में वर्चर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई. अब क्वेश्चन में पूछा है रीज़न क्या था इस रैपिड डिक्लाइन का. 4 ऑप्शंस आर गिवन. चारों ही ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आप मुझे बताओगे इन कमेंट सेक्शन. एंड इसके अलावा अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट एनालिसिस. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो.